ये सरकार देश बेच रही है, हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। सरकार क्यों नहीं चला सकती ठीक से इन कंपनीज को, सब बेचने पर ही क्यों तुली हुई है। अब 21 सरकारी कंपनीज पर ताला भी लगाने वाली है। इन कंपनीज से जो लोग बेरोजगार होंगे उनका क्या होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो पीएसयूज को डिसइन्वेस्ट कर रही है और आप सबके दिमाग में इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें, आपके सारे डाउट इसके थ्रू दूर हो जाएंगे। क्या आपको पता है एयर इंडिया पर 50,000 करोड़ रुपया का कर्जा है और 5,000 करोड़ रुपया हर साल ब्याज भरना पड़ता है, और ये सब कुछ भरा जा रहा है टैक्स पेयर्स की मनी के द्वारा। इसके अलावा मनमोहन सरकार ने बार बार एयर इंडिया को हजारों करोड़ों का पैकेज भी दिया है, और अब इतना कुछ होने के बावजूद भी एयर इंडिया की हालत नहीं सुधरती। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी सरकारी कंपनीज हैं जिनको हजारों करोड़ों रुपया का पैकेज दिया जाता है, वो काफी ज्यादा घाटे में रहती हैं। और ये पैकेज जो है, ये सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो, सबने ये पैकेज दिया है, लेकिन हालत नहीं सुधरता इन पीएसयूज का। तो आखिर इसकी वजह क्या है, और यहाँ पर अगर गवर्नमेंट इसको डिसइन्वेस्ट कर रही है तो यहाँ पर ऐसा करना क्यों जरूरी है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस लेक्चर के थ्रू मैं आप लोगों की 7 गलतफहमियां दूर करना चाहता हूं जो रिलेटेड है पीएसयूज के डिसइन्वेस्टमेंट से। आई होप आप इस लेक्चर को एंड तक देखेंगे और इस लेक्चर से जो आपको नॉलेज अचीव होगी उसके थ्रू आप सही जजमेंट ले पाएंगे कि पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट हो या ना हो। सबसे पहली गलतफहमी है जॉब सिक्योरिटी की। दोस्तों, कोई भी सरकारी कंपनी में काम इसलिए करना चाहता है या सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसे यहाँ पर ऐसा लगता है कि उसे जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इस जॉब सिक्योरिटी की वजह से जो कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी इफिशियंसी पर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। दोस्तों, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि अगर हम उसको गारंटी दे किसी चीज की तो वो इनएफिशिएंट हो जाएगा। आप दोस्तों, मैं आपको ये कहूं कि आप 12 घंटे बस बैठ के पढ़ाई कीजिए और आईएएस बनने की गारंटी मैं लेता हूं आपकी, या ऐसा आपसे सरकार कह देगी, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ 12 घंटे लेके बैठे रहेंगे और बुक को इधर से उधर देखते रहेंगे, उसको ठीक से पढ़ेंगे नहीं। आप यहाँ पर मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट का प्रिंसिपल नहीं निकालेंगे और उसके थ्रू आप अपनी जो आपको टाइम मिलेगा उसमें और अच्छा करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप अपने अंदर कॉम्पिटेंस जो है वो डेवलप नहीं करना चाहेंगे जिससे आप कंपटीशन में किसी दूसरे कैंडिडेट के ऊपर ओवरकम कर सके, यानी उसके ऊपर विक्ट्री कर सके। ऐसा कुछ भी आप नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर मिल जाएगी गारंटी, यानी एक तरीके की सिक्योरिटी। और यही जब सिक्योरिटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है तो वो ठीक से काम नहीं करते, वो अपना जो एक तरीके से फोकस होना चाहिए काम पर, उस तरीके का वो फोकस लगाकर काम नहीं करते। और इसी वजह से दोस्तों जो सरकारी कंपनीज है वो इनएफिशिएंट हो जाती हैं और इसके कारण उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप ये सोचते होंगे कि जॉब सिक्योरिटी हमें मिलनी चाहिए, लेकिन दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है किसी भी कंपनी के गिरते हुए प्रॉफिट का या उसके घाटे में जाने का। तो यहाँ पर दोस्तों इस चीज को अगर हमें टैकल करना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ये कि हम जॉब सिक्योरिटी जो है एम्प्लॉयज की उसको हम खत्म कर दें, या फिर एक तरीके से हम प्राइवेटाइजेशन कर दें। अब दोस्तों यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी को हटाना या प्राइवेटाइजेशन करना दोनों एक ही तरह की बात हो गई, तो आप इसमें से क्या चुनना चाहेंगे वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। दोस्तों, अक्सर हम गवर्नमेंट कंपनीज को जो बेचा जाना होता है सरकार के द्वारा उसको हम मान लेते हैं कि सरकार देश बेच रही है, लेकिन यहां पर दोस्तों आपकी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। और ये एक दूसरी गलतफहमी है कि आप गवर्नमेंट सेलिंग और पर्सनल सेलिंग में फर्क नहीं कर पाते। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट जो है वो सॉवरन है। गवर्नमेंट किसी भी चीज को खरीद सकती है और किसी भी चीज को बेच सकती है, और यहां पर अगर आपसे गवर्नमेंट चाहे कुछ खरीदना तो वो आपके इच्छा पर डिपेंड नहीं करता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम ये बेचना नहीं चाहते। लैंड एक्विजिशन एक्ट है और उसके थ्रू दोस्तों गवर्नमेंट जो है किसी भी आदमी की जमीन को खरीद सकती है जब चाहे तब, वो आदमी उसको मना नहीं कर सकता। और दोस्तों इसी के लिए फंडामेंटल राइट ऑफ लैंड जो था पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स में, उसे हटा दिया गया था लैंड को। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है अगर किसी भी दिन चाहे कि हमें किसी बैंक को खरीदना है या एक तरीके से
हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन को कहीं और से खरीद लेना है तो उसको गवर्नमेंट जो है फिर जब चाहे तब कर सकती है। जैसे इंदिरा गांधी ने 1969 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया था, वहां पर बैंकों की मर्जी हो या ना हो, जब गवर्नमेंट चाह देगी तो उसको खरीद लेगी। और यहां पर दोस्तों इसी तरीके से एयर इंडिया जो पहले टाटा का था उसको गवर्नमेंट ने खरीद लिया था टाटा से। अब यहां पर अगर चाहती है गवर्नमेंट की एयर इंडिया को हम प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दे तो बेच देगी, और कल को कोई और गवर्नमेंट आए और देखे कि इससे नुकसान हो रहा है तो दोबारा उसे प्राइवेट प्लेयर से खरीदा भी जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर इसके लिए कोई कानून नहीं होगा तो कानून बनाए भी जा सकते हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि ये जो डील होगी एक तरीके से जो हम जैसे लोगों के बीच में होती है उसके जैसा होगा, जहां पर हम अपनी एक बार किसी चीज को बेच देते हैं तो दोबारा उसे उस व्यक्ति से नहीं खरीद पाएंगे अगर उस सामने वाले व्यक्ति की इच्छा ना हो उसे बेचने की। तो ऐसा दोस्तों गवर्नमेंट डीलिंग में नहीं होता। गवर्नमेंट सॉवरन है और हम जैसे जो लोग हैं अपना पीपल टू पीपल जो डीलिंग होती है उसमें हम सॉवरन नहीं होते। तो ये आपकी दूसरी गलतफहमी है जिससे आपको समझना चाहिए। इसके अलावा मैंने इस पर एक प्रॉपर लेक्चर बनाया है कि गवर्नमेंट आखिर डिसइन्वेस्टमेंट करती क्यों है। इस लेक्चर को भी आप देखिएगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो गवर्नमेंट को यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा मिलेगा, जो वेल्थ क्रिएट होगा यहाँ पर, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, एजुकेशन, हेल्थ, इन सारे सेक्टर में गवर्नमेंट खर्च करती है तो ये इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट का काम करेगा और लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिशियल होगा इकोनॉमी को। बट अगर गवर्नमेंट इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि पेंशन, सब्सिडी, इन सब में लगा देती है तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए काफी डिजास्टरस होगा। आप लोगों की जो दोस्तों थर्ड गलतफहमी है वो है आप सिक कंपनी का मतलब ही नहीं समझते। यहाँ पर गवर्नमेंट का डिसीजन है सिक कंपनी को बंद करना या एक तरीके से उसको प्राइवेट प्लेयर्स को बेचना। सिक कंपनी वो होती है जिसका प्रॉफिट नेगेटिव में हो, यानी वो घाटे में चल रही हो और यहाँ पर कई सारे फाइनेंशियल पैकेज उसको दिए जा चुके हों और उसके बाद भी वो रिवाइव ना हुई हो। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसी कंपनीज को गवर्नमेंट बंद करने वाली है या बेचने वाली है, जो कि एक्चुअली में हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्चुअली बचाने की कोशिश है ये एक तरीके से। आप सोचिए अगर आपके पैसों को आग में डाल दिया जाए तो क्या आप ऐसा पसंद करेंगे? आप नहीं पसंद करेंगे। तो फिर आप ऐसा क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसा करे? गवर्नमेंट अपनी रिसोर्सेज को इन सिक कंपनी में डालते रहे और उससे कोई प्रॉफिट मिले ना, कोई रिटर्न मिले ना, और बस गवर्नमेंट ऐसा करते रहे। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल हैं इस चीज को लेकर के। आप बिजनेस को बिजनेस की तरह होने नहीं देना चाहते। आप दोस्तों ज्वेलरी के लिए इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन अगर एक सुनार जो है वो ज्वेलरी के लिए इमोशनल हो जाए तो क्या वो बिजनेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों हर बिजनेस का एक टाइम फ्रेम होता है। आने वाले समय में कोयले की जो कंपनीज हैं वो बेकार हो जाएंगी तो वो सिक कंपनीज बन जाएंगी। वो उसमें अगर हम कितना भी फाइनेंशियल पैकेज डाल लें उसको हम रिवाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ठीक ऐसा ही अभी कुछ इन सिक कंपनीज के साथ हो रहा है और यहाँ पर दोस्तों ये होना बिल्कुल सही है। आप बिजनेस में इमोशनल नहीं हो सकते। दोस्तों आप लोगों ने जो चौथी गलतफहमी पाल रखी है वो ये है कि देखिए दोस्तों, आप इन्वेस्टिगेटर और इन्वेस्टिगेटेड जो हैं वो दोनों चाहते हैं कि सेम हो। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो इससे कोई आउटकम निकलता नहीं है, यानी कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता। देखिए दोस्तों, सरकारी कंपनी है और सरकार का काम रेगुलेशन का है, ना कि बिजनेस करने का। अगर दोस्तों आप ये समझिए कि आपको अपना पेपर खुद चेक करना हो किसी एग्जाम का, तो क्या आप अपने पेपर में खुद अपनी गलतियां ढूंढ पाएंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे। यहाँ पर सेम हम ऐसा चाहते हैं और यहाँ पर हम इसको हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा करे, क्योंकि देखिए दोस्तों सरकारी कंपनी में एक तरीके से सरकार की कंपनी हो गई तो यहाँ पर सरकार का काम रेगुलेशन का है, उसको वो ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाएगी क्योंकि अपनी गलतियां फाइंड आउट कर पाना काफी मुश्किल होता है। और यहाँ पर ऐसा मुश्किल क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट ऑफिशियल आएंगे और गवर्नमेंट ऑफिशियल को ही इन्वेस्टिगेट करने आएंगे वो, और बिजनेस मॉडल में ऐसा हो पाना पॉसिबल होता नहीं है। कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो तो वहां पर ये बात समझ में आती है कि इस तरीके से हो सकता है, लेकिन जो बिजनेस मॉडल होता है उसमें इस तरीके की बात चलती ही नहीं है। आपकी दोस्तों जो फिफ्थ गलतफहमी है वो ये है कि जो 21 कंपनीज हैं उसमें जो लोग हैं वो अगर बेरोजगार हो जाए तो उनका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर जॉब बिल्कुल चाहिए, लेकिन वो जॉब्स प्रोडक्टिव होनी चाहिए।
आप दोस्तों मैं यहाँ पर सिंपल आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब मोबाइल फोन आया तो इसने कितनी चीजों को हटा दिया। इसने टेलीफोन जो लैंडलाइन वाला है सिस्टम उसको क्रश कर दिया, जो यहाँ पर एक्चुअली में रेडियो है उसको क्रश कर दिया, जो घड़ी का बिजनेस था पहले उसको काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। आज की डेट में टेलीविजन की जो सेलिंग है वो कम हो चुकी है, कोई कैलकुलेटर खरीदना उतना पसंद नहीं करता, पोस्ट ऑफिस में जाना अब काफी कम हो चुका है पहले से लोगों का, यानी पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल काफी कम हो चुका है। इन सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को अकेले मोबाइल फोन ने खत्म कर दिया। तो क्या आज की डेट में आप अपना मोबाइल फोन छोड़ना चाहेंगे क्योंकि इन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में जॉब जा चुकी है? क्या आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे? आप यहाँ पर कहेंगे कि ना हम तो ऐसा नहीं चाहते, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करे। हम चाहते हैं कि हम कुछ भी ना करें, बस गवर्नमेंट करती रहे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये गवर्नमेंट करे या आप करे, दोनों के द्वारा मूर्खता होगा ये। और यहाँ पर इसी स्टूपिडिटी को हमें समझने की जरूरत है। आज मोबाइल आया है तो इससे कई नए एस्पेक्ट्स हमारे सामने आए हैं। आज मोबाइल ऐप्स बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, डाटा एनालिसिस हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक्चुअली में डेवलप हो रहा है, ई कॉमर्स को काफी ज्यादा प्रमोशन मिल रहा है, जिसके थ्रू प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ रही है। और हमें प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी चाहिए, और इसी तरीके से इन सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में काफी सारी जॉब्स भी अब मिलनी शुरू हो जाएगी। तो सिर्फ दोस्तों क्या होता है, तरक्की होने से जो जॉब्स का फॉर्म होता है वो चेंज होता है, जॉब्स खत्म नहीं होती। ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं और इसके कारण आप एंटी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हो जाते हैं। आपकी दोस्तों जो सिक्स्थ गलतफहमी है वो ये है कि आप एक्चुअली में काफी ज्यादा क्रोनी सोशलिज्म एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। आप जहां पर ये समझते हैं कि लेबर ही सब कुछ है और लेबर से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये लेबर का स्कोप रह चुका है वो सिर्फ 10 से 15 साल के लिए ही बचा हुआ है, क्योंकि उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी प्रोग्रेसिव हो जाएगा, काफी डेवलप्ड हो जाएगा और यहाँ पर लेबर की जो जरूरत है उसको काफी हद तक कम कर देगा। आज की डेट में यूरोप, यूएसए, यहाँ से मोस्टली कंपनियां इंडिया आना चाहती है लेबर, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा है। उसी तरीके से लेबर सरप्लस कंट्रीज में वो जाना चाहती हैं। लेकिन आज से 15 साल, 10 साल, 20 साल बाद इस तरीके का जो टाइम फ्रेम है भविष्य में, यहाँ पर ठीक ये जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो दोबारा यूरोप और यूएसए में ही शिफ्ट होने लगेंगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ये वेस्टर्न कंट्रीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी डेवलप्ड हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर आज ठीक से अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं करते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब चीजों पर काम नहीं करते, नए नए रिफॉर्म लाकर नई इंडस्ट्री को नहीं लाते, नई टेक्नोलॉजी को उनके थ्रू नहीं मंगवाते, तो यहाँ पर हम आने वाले समय में काफी बड़ी डिजास्टरस सिचुएशन में होंगे। फिर हम कभी भी एक तरीके से इंडस्ट्रियल हब नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आज की डेट में हमें चाहिए कि हम फटाफट रिफॉर्म करें, चाहे वो लेबर हो, लैंड रिफॉर्म हो या किसी भी तरीके का रिफॉर्म हो। हमें इंडस्ट्रीज को लाने के लिए जो कुछ हो सके वो कुछ करना होगा और हमें क्रोनी सोशलिज्म के एनवायरनमेंट से बाहर आना होगा। लेकिन आज भी जो हमारी जनरेशन है आज की, वो भी इसी क्रोनी सोशलिज्म के एनवायरनमेंट में है और इससे इंडिया को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारी 7th और लास्ट गलतफहमी दोस्तों ये है कि हम ये सोच लेते हैं कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो या एंटरप्रेन्योर हो, वो एक्चुअली जो कुछ भी है उसमें उसका खुद का कोई मेहनत नहीं है, उसका खुद का कोई दिमाग उसने नहीं लगाया, वो एक्चुअली गरीबों को एक्सप्लॉइट करके उस लेवल पर पहुंचा है। और हमारा ऐसा सोचना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक्चुअली दोस्तों देखिए, हम टैक्स पे करते हैं, लेकिन जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो एक्चुअली देश में मेंटेन होता है इंडस्ट्रियलिस्ट के कारण ही। यानी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो मेंटेन रहता है और हम ग्लोबल लेवल में एक बार्गेनिंग पोजीशन में रहते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए या बेचने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ अंबानी और अडानी को गाली देने से काम नहीं चलने वाला। अंबानी जो है आज की डेट में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और वो आने वाले समय में जो चाइनीज जायंट है हुआवे, उसको एक तरीके से इंडिया से रिप्लेस करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब दोस्तों अगर हम अंबानी का रोल यहाँ से हटा दे तो हम 5G के लिए चाइना पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और वो 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी देश में स्पाइंग कर सकता है या हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न पैदा कर सकता है। तो अंबानी की इंपॉर्टेंस है देश में, इसको आपको समझना होगा। सेम केस दोस्तों अदानी हो गया। अदानी रिन्यूएबल एनर्जी में आज की टाइम में काफी ज्यादा काम कर रहा है और उसमें काफी ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रहा है।
इससे दोस्तों आने वाले समय में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा कोल और पेट्रोलियम का, जिसपे बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है आज इंडिया खर्च करता है। ये सब कुछ बचाया जाएगा, जिससे फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कंप्रेस्ड बायोगैस एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो सीएनजी का अल्टरनेटिव है। इस पर भी अडानी जो है वो एक तरीके से पैसे लगाने वाला है। तो ये सारी चीजें जो दोस्तों इंपोर्ट को कम करने के लिए और हमारे देश से एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए काफी हेल्पफुल है। ये सब कुछ होने वाला है इंडस्ट्रियलिस्ट के ही थ्रू, और इस बात को आपको समझना होगा। इसीलिए दोस्तों मेरा आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब चाइनीज शार्प पावर पॉलिसी का शिकार ना हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। क्योंकि दोस्तों देखिए टैक्स बेस्ड इकोनॉमी जो होती है वो तभी तक बचाई जा सकती है अगर वो इकोनॉमी क्लोज हो, लेकिन इंडिया तो ओपन इकोनॉमी है और इसीलिए इंडिया को यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट की जरूरत है। नहीं तो दोस्तों 1991 का ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो वैसा ही ग्लोबल क्राइसिस आ जाएगा। और ये जो 1991 का ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस था वो एक्चुअली में फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस ही था। हमारे देश की जरूरत को पूरा करने के लिए 15 दिन का भी उस समय फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचा था। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की इंपॉर्टेंस को। और दोस्तों मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि ये जो सारे रिफॉर्म्स है ये हमें आज नहीं तो कल करने ही पड़ेंगे। अगर हम नहीं करते तो 1991 का क्राइसिस फिर दोबारा इंडिया में आ सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो उस समय नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी जिन्होंने एलपीजी रिफॉर्म लाया था, उन्होंने आईएमएफ के कहने पर ऐसा रिफॉर्म किया था, और वो रिफॉर्म अगर पहले ला दिया गया होता तो 1991 का क्राइसिस ही नहीं आता। और इसका साइनिंग एग्जाम्पल जो है हमारे पास चाइना का है। चाइना ने 1971 में एलपीजी मॉडल ला दिया था अपने देश में, और आज के समय आप देख सकते हैं कि जो चाइना है उसने वॉलंटियरली किया और इंडिया जो है वो सिचुएशन के थ्रू फोर्स्ड होकर किया। और आज चाइना इकोनॉमी 12 ट्रिलियन से ज्यादा की है और इंडिया की इकोनॉमी जस्ट 3 ट्रिलियन की। ये जो 20 साल का गैप है 1971 और 1991 का, इसने एक तरीके से दोनों देशों की प्रगति में कितना फर्क ला दिया है। तो दोस्तों हमें ये रिफॉर्म करने होंगे आज नहीं तो 15 साल 20 साल बाद। लेकिन दोस्तों अगर हम आज ही समय के साथ चलते हैं तो हम फायदे में रहेंगे। चाइना एक समय डिसीज ऑफ द एशिया के नाम से जाना जाता था। इसको ओल्ड मैन ऑफ द एशिया कहते थे कि एशिया का ये बूढ़ा आदमी है। लेकिन दोस्तों आज चाइना ने इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार में सबको टक्कर दे रखी है। तो सेम दोस्तों इंडिया भी ऐसा कर सकता था, लेकिन हम दोस्तों इन्हीं सब गलतफहमियों में फंसकर रह गए। आई होप आप आगे इस तरीके की गलतफहमियों में नहीं फंसे रहेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके जो ये लोगों की गलतफहमियां है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके से एक प्रोग्रेसिव और सुपर पावर इंडिया की फाउंडेशन रखने में आप मेरी हेल्प करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों ये है हमारे इस वीडियो का एंड। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि फ्यूचर में फर्दर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और साथ ही दोस्तों आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कानपा एजुकेशन @YBL UPI ID पर जाकर पेमेंट जरूर करें। आपके पेमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है नए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बनाने का।